नमस्कार, मैं तारानंद वियोगी हिंदी कविता के फेसबुक पेज पर आपके साथ लाइव हूँ। हम लोग विद्यापति के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। ख़ास तौर पर 2-3 बातें उनके बारे में, प्रसिद्धियाँ क्या हैं, विवेचकों की पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी ने जो उन पर काम किया और जिसके बाद काम करना उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद जब आज के हमारे ज़माने में वो हमारे पास पहुंचते हैं और हम में से कोई उनको पढ़ने की कोशिश करता है तो क्या पाता है? तब आप देखेंगे क्या कि कई जगह आपको ऐसी बातें दिखेंगी जहाँ पे लगेगा कि विद्यापति हैं क्या और उनको समझा क्या जा रहा है। कुछ लोगों का यही नसीब होता है। आप शायद जानते हो कि विद्यापति तो कोई एक थे, मगर उनका वजूद 600 वर्षों तक बना रहा और न जाने कितने 100 कवि और कितने हजार पद विद्यापति की भणिता डाल के उन्होंने लिखी और वो लोगों में प्रचलित हुई, लोकप्रिय हुई। एक से एक कहानियाँ उनके बारे में कही जाती हैं और जैसा कि समाजशास्त्री बताते हैं कि मिथिला का जो भूभाग है वहाँ की संस्कृति में आप पाएंगे कि वो मिथक प्रधान है। उनकी जीवन शैली में ही मिथकों के सृजन का एक स्वभाव पाया जाता है। वो चीज़ों को सीधे साफ तरीके से ग्रहण नहीं करते तो मिथकीय बना देते हैं। एक जातीय परितुष्टि मिलती है इससे, ये बातें कही जाती हैं। बहुत सारे मिथक उनके बारे में प्रचलित हुए। लेकिन आप एक मजे की बात देखेंगे, 1875 एक निर्णायक साल है विद्यापति के मामले में। इसके पहले तक ये था कि विद्यापति बंगाल के कवि माने जाते थे। बंगाल के तमाम प्राचीन संग्रहों में उनके गीत बहुतायत में मिलते थे। उनके गीत कीर्तन मंडलियों में गाए जाते थे। विद्वानों के घरों में उनकी पांडुलिपियाँ मिलती थीं। उनकी किताबों को लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते थे, पढ़ते थे। और वैष्णव संप्रदाय में तो वो गिने चुने महाजनों में से एक थे। जयदेव के बाद विद्यापति का ही नाम आता था, जिनको इतना पूजनीय माना जाता था और जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके पद सुनते हुए महाप्रभु चैतन्य भाव विभोर होकर, बेसुध होकर नाचने लगते थे। ये उनकी श्रद्धा थी। 1875 में एक बंगाली सज्जन राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने सबसे पहले इस बात की खोज की और बंगीय साहित्य परिषद की पत्रिका में एक आलेख प्रकाशित कराया कि भाई विद्यापति बंगाली नहीं थे, मैथिल थे, मिथिला के थे। उनकी इतनी निंदा हुई भाई, इतनी छीछाल इधर हुई पूरे बंगाल में। सबने उनको कलंक कहा कि लोग अपनी मातृभूमि का उद्धार करते हैं और ये अभागा अपना महापुरुष दूसरों को दे रहा है। खैर, बात में वजन थी। अभी हाल के दिनों में वो लेख हमारे सीनियर्स
विद्वानों ने पढ़ा नहीं था, उसके बारे में केवल सुना था, या बीम्स के लेख में जो उसका उद्धरण आया था उसको देखने का अवसर शायद उन्हें मिला हो। अब इंटरनेट की कृपा से बहुत सारी चीज़ें बहुत सुलभता से जो उपलब्ध हो गई हैं, उसमें वो लेख मुझे देखने को मिला और मैंने वो लेख पढ़ा। आप देखेंगे क्या कि जिस समय बंगाल में ये सारी चीज बातें हो रही थी, ठीक उसी समय इधर मिथिला में जॉर्ज ग्रियर्सन आईसीएस ऑफिसर, मधुबनी में उनकी पोस्टिंग थी और वो मैथिली प्रेमी व्यक्ति, भाषा प्रेमी, मैथिली पर बहुत काम उन्होंने किया। और मिथिला वाले तो कहते हैं कि मिथिला में आधुनिक युग के प्रवर्तक यदि कोई हैं तो वो ग्रियर्सन है, बहुत श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इसकी कोशिश की कि विद्यापति के बारे में मिथिला में बहुत सारी सामग्रियां होंगी, मैं तो मिथिला में हूँ और वो विद्यापति मिथिला के थे, तो विद्यापति की खोज में वो लगे। और आप जानेंगे कि वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे। सबसे पहले विद्यापति के वंशज जो उस ज़माने में रहते थे, उनका मूल गांव बिस्फी था, उनके वंशज अब इन 600 वर्ष के बीच में कभी ऐसी परिस्थिति आई कि माइग्रेट होकर वो अब सौराठ में रहने लगे थे। सौराठ एक दूसरा गांव, उनके घर पहुँचे और उनके वंशधरों ने जब ग्रियर्सन को ये बताया कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो उस अंग्रेज अध्येता के मन में इतना आश्चर्य हुआ, बता नहीं सकते कि सब ऐसा भी कोई घर हो सकता है कि उसके पूर्वज इतने बड़े व्यक्ति हुए हों और उसके घर में कुछ ना हो। खैर, आगे की कहानी बढ़ती है। नगेंद्रनाथ गुप्त मिथिला आए, चंदा झा की मदद से उन्होंने छान मारा पूरी मिथिला को, बहुत सारे उनके पद मिले। लेकिन ग्रियर्सन हताश नहीं हुए, उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। उनकी समझ क्या थी? समझ ये थी कि चूंकि बंगाल में विद्यापति को वैष्णव माना जाता था, तो वो वैष्णव थे, वैष्णव संत कवि थे, तो वैष्णव संत कवि के पद कहाँ गाए जाएंगे? कीर्तन मंडलियों में गाए जाएंगे। कीर्तन मंडलियों में विद्यापति के पद नहीं गाए जाते थे, तो फिर भक्त गाएंगे। इक्का दुक्का किसी भक्त से शिव, उसमें भी शिव भक्त, और उनकी समझ में है कि वो विष्णु वैष्णव भक्ति की कोई परंपरा नहीं मिथिला में। और अंततः उन्होंने जो 82-86 गीत विद्यापति के इकट्ठा किए, जो उन्होंने बाद में मैथिली क्रिस्टोमैथी में प्रकाशित कराया, वो गीत उन्होंने रेल में जो भिखमंगे भीख मांगते थे, अलग अलग पद गा के, सूरदास कहलाते थे, अंधे भिखारी, तो वो अंधे भिखारियों से वो गीत उन्होंने नोट किया था जो विद्यापति के पद हुए। ग्रियर्सन से भूल ये हुई कि वो सही स्रोत ढूंढ नहीं पाए। विद्यापति ऐसा नहीं था, इतने कम प्रचलित मिथिला में नहीं थे, इसे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 पद लिखे गए उनके नाम पर, इतने प्रचलित थे। कोई भी लिख दे और अपनी रचना की कमी को छिपाने के लिए या अपने आप को अमर कर जाने के लिए वो विद्यापति के नाम पर वो चला दे।
अमर करने की ये ललक भी एक अजीब ललक है कि जिसमें अपनी पहचान छिपा ली जाती है और वो सब कुछ महापुरुष के नाम पर चला दिया जाता है। ये जो कलेजा होता है ना, ये लोक का कलेजा होता है। ये शिष्ट साहित्य वालों का ये कलेजा नहीं हो सकता। वो अपना नाम चाहते हैं, अपनी कॉपीराइट चाहते हैं। लोक ऐसा नहीं है। लोक की दुनिया थोड़ी अलग है। तो खैर, ये अलग बात है। विद्यापति की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो पूरे लोक में पगे हुए थे। लोक उनके भीतर था, वो लोक के भीतर थे। इतना एकम एक, माने सुमिश्रित, गिने चुने लोग शायद भारतीय साहित्य में हुए होंगे। तो विद्यापति के पद मिथिला की स्त्रियां गाती थी व्यवहार गीत के तौर पर। विभिन्न अवसरों पर और बड़े पैमाने पे। और मिथिला में जो मनोरंजन का साधन था मध्यकाल से ही, वो नाच था। नाच पार्टियां होती थी और उसमें एक विलक्षण नाच था, विदापत। वो विदापत नाच में विद्यापति के तमाम पद गाए जाते थे। राधा कृष्ण बनते थे वो नाटक के नाच के पात्र। और आप यह ना समझिएगा कि वो विषय वस्तु कुछ पौराणिक होती होगी। वो बिल्कुल वर्तमान को मंच पर प्रस्तुत करते थे, लेकिन विद्यापति का पद गाते हुए और राधा कृष्ण की लीला दिखाते हुए। एक कला थी। लोगों ने कीर्तनिया नाच की शैली मिथिला में देखी है। बहुत सारे नाच प्रचलित थे। इसमें विद्यापति के पद कोरस में गाए जाते थे और महिलाएं जो गाती थी वो भी कोरस गाती थी। सोलो गाने का कोई रिवाज नहीं था।